नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और रुख खबरों का। आज रायपुर के सभी 10 जोन के निगम अध्यक्ष का फैसला हो जाएगा। राजधानी में निगम जोन अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया जारी है। आज शाम तक नतीजे आने की उम्मीद है। उधर कांग्रेस ने 9 जोन में अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जबकि एक जोन में अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। जो 2 से बंटी होरा, जोन 3 से अमितेश भारद्वाज, जोन 4 से प्रमोद दुबे, वहीं जोन 5 से मन्नू विजेता यादव, जोन 6 से निशा देवेंद्र यादव, जोन 7 से मनीराम साहू, जोन 8 से घनश्याम क्षत्रिय, जोन 9 से प्रमोद मिश्रा और जोन 10 से आकाशदीप शर्मा कांग्रेस की तरफ से मैदान में है, जिनमें से जोन 4 से प्रमोद दुबे का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। उधर बीजेपी ने भी 7 जोन में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। जोन S1 से विनोद अग्रवाल, जोन 3 से प्रमोद साहू, जोन 5 से मधु चंद्रवंशी, जोन 6 से सरिता वर्मा, जोन 7 से रजियंत ध्रुव, जोन 8 से सुनील चंद्राकर, जोन 9 से संतोष साहू प्रत्याशी हैं बीजेपी के। गौरतलब है कि कुल 70 पार्षदों में से 39 कांग्रेस और 29 बीजेपी के पार्षद हैं, जबकि 2 निर्दलीय पार्षद हैं। यहां पर जोन के लिहाज से अगर हम बात करें, पार्षदों के लिहाज से बात करें, तो कांग्रेस का दबदबा और दावा कहीं ज्यादा मजबूत नजर आता है, और जबकि 2 निर्दलीय पार्षद हैं, इनका रुख भी महत्वपूर्ण होगा। और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही जोनों में अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। देवव्रत, अगर जो पार्षदों का अगर हम आंकड़ा देखें, संख्या बल देखें, तो उसमें कांग्रेस कहीं ज्यादा मजबूत नजर आती है। उस लिहाज से कितने जो जोन हैं वो कांग्रेस के खाते में जाते हुए नजर आ रहे हैं, और बीजेपी का दावा कितने पर मजबूत है? जी देखिए, शुरुआत में बीजेपी ने केवल 5 जोन में अपने प्रत्याशी उतारे थे और उसके बाद सीधे 2 और प्रत्याशी 7 जोन में उतार दिए। लेकिन जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस के ज्यादा जोन अध्यक्ष चुन करके आएंगे, वो दावे सही हो रहे हैं, क्योंकि अभी जोन 9 में हूं और नतीजे आने शुरू हो गए हैं, जहां पर अभी जोन 9 के नतीजों के मुताबिक जो प्रमोद मिश्रा हैं वो उन्होंने जीत दर्ज की है। अभी हमारे साथ ही हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अभी फिलहाल जैसे ही नतीजे आए, क्या कहेंगे? क्या नतीजे जो आए अभी? नहीं, नतीजे काफी अच्छे रहे हैं। ये हमारे पार्टी और संगठन पर इस नतीजे का पूरा उनके ऊपर जो जाता है कि उन लोगों ने सत्यनारायण शर्मा हमारे जो क्षेत्रीय विधायक, उन्होंने रात दिन एक करके कल भी बैठक की, आज भी बैठक की, और जो ये नतीजा मिला है, विजयश्री मिली है, ये उन लोगों की विजयश्री है जो हमारे पार्षद साथीगढ़ है, उनकी विजयश्री है, हमारे संगठन की विजयश्री है, और हमारे माननीय जाट ढेबर ने जो हम पे भरोसा किया। ये क्या इतना सस्पेंस बरकरार रखा गया कि नामांकन के आधे घंटे पहले ही प्रत्याशियों की घोषणा की गई, और बाकी जोन के रुझान अभी क्या कहते हैं? देखिए, जो हमारे पार्टी का नियम है उसमें यही है कि हाला कमान जो है वो टिकट डिसाइड करती है, और आखिरी समय में हमारा नाम आया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग में ऐसा चलता ही है, कांग्रेस पार्टी में है कि आखिरी समय भी नाम की घोषणा की जाती है, तो इसमें कोई सस्पेंस की बात नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई आपको। जी देवव्रत, तो न्यूज 18 में देवव्रत, स्वाभाविक है संख्या बल भी ज्यादा पार्षदों का, और उस लिहाज से मजबूत यहां पर कांग्रेस नजर आ रही है। जो रिजल्ट आप बता रहे हैं, पहला रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में आया है, आप बात भी कर रहे थे। शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए। आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, संबित पात्रा की गिरफ्तारी पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। गांधी परिवार पर विवादित टिप्पणी का यह मामला है। राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब भी मांगा गया है। तो ये बड़ी खबर है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता और प्रवक्ता संबित पात्रा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। पंकज गुप्ते हमारे साथ जुड़ गए हैं बिलासपुर से और जानकारी के साथ। पंकज, क्या कुछ है इस आदेश में कोर्ट के?
देखिए प्रशांत, आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जो रायपुर और भिलाई में डॉक्टर संबित पात्रा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया था। 2 से 3 बार नोटिस भी जारी किया गया था उनको थाने में तलब करने के लिए। इस बीच में उन्होंने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर दिया था अपने ऊपर हुए रायपुर और भिलाई में एफआईआर को निरस्त करवाने के लिए। इस पर उन्होंने दलील दिया और उनके अधिवक्ताओं ने दलील दिया। उस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के पश्चात जितने उनके ऊपर हुए एफआईआर पर नो कोर्सिव स्टेप यानी किसी भी प्रकार के दंडात्मक कार्रवाई पर आगामी सुनवाई तक रोक लगा दिया है। साथ ही साथ शासन से 4 सप्ताह में जवाब तलब भी किया है। जी बिल्कुल, जवाब भी मांगा गया है शासन से इस मामले में। और रोक ये जवाब के बाद इस पर कोई दोबारा सुनवाई के बाद विचार करेगी। अब ये रोक तब तक ही है जब तक कि जवाब नहीं मिल जाता है कोर्ट को। पंकज जी बिल्कुल, जैसे आज की जो सुनवाई हुई है संजय के अग्रवाल के सिंगल बेंच में, उन्होंने जो आज इनके वकीलों ने जो दलील दी है उस पर राज्य शासन से जवाब मांगा है कि 4 सप्ताह में आप बताएं जो एफआईआर दर्ज किया है किस आधार पर आपने एफआईआर दर्ज किया है। 4 सप्ताह बाद जैसे ही राज्य शासन का जवाब आएगा उस समय कोर्ट निर्णय लेगी कि इनके ऊपर आगे कार्रवाई होगी या नहीं होगी। जी शुक्रिया पंकज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। बीजेपी सांसद सरोज पांडे के छत्तीसगढ़ में कुछ होने वाले बयान पर प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने जवाबी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 2/3 बहुमत से सरकार बनाई है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जमीन खिसक गई है, यहां कुछ नहीं हो सकता। बीजेपी अगर साजिश करने की सोच रही है तो उसे मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। भारी पीएल पुनिया हमारे साथ है बात करने के लिए। पुनिया जी, बीजेपी की राज्यसभा सांसद है सरोज पांडे, उन्होंने खुले तौर पर एक संकेत भी दिया है और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार को धमकी भी दी है कि उनकी आयु अब ज्यादा दिन की नहीं है। इसका मतलब मध्य प्रदेश सरकार जिस तरह से कांग्रेस की वहां गई उस तरह की ही घटना छत्तीसगढ़ में हो सकती है, आप लोगों की सरकार जा सकती है। क्या इस तरह की कोई चीज आपको लग रही है? देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात है। छत्तीसगढ़ में 3/4 बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार है और एक मायने में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह सफाया हो गया है। लेकिन उनको पच नहीं रहा, अभी भी पच नहीं रहा है। उनको ना संविधान में विश्वास है, ना प्रजातंत्र में विश्वास है और इसी तरह से खरीद फरोख्त पूरे हिंदुस्तान भर में जहाँ जहाँ भी इनको मौका मिलता है वो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनको बड़ी निराशा हाथ लगेगी अगर छत्तीसगढ़ में वो आजमाने की कोशिश करेंगे तो। प्रदेश प्रभारी हैं आप, आपकी जिम्मेदारी बखूबी है जिस तरह से जिताने से लेकर अब तक जो सरकार वहां चल रही है। लेकिन क्या अगर इस तरह की कोई तैयारी बीजेपी की होती है तो क्या कांग्रेस ने कोई अपनी तैयारी कर रखी है इस बात को? देखिए, कोई सवाल ही नहीं है, दूर दूर तक इसकी संभावना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार खिसक चुका है। किसान, मजदूर, ओबीसी हों, आदिवासी हों, पूरी तरह से समर्थन कांग्रेस पार्टी को दिया है, जिसकी वजह से आप जानते हैं 3/4 बहुमत से समर्थन मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी अपना वजूद की लड़ाई लड़ रही है और कुछ नहीं है। धन्यवाद। तो साफ तौर पर पीएल पुनिया जी का ये कहना है कि एक हसीन सपना जो है वो बीजेपी देख रही है। इस तरह की कोई भी चीज छत्तीसगढ़ में नहीं हो सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया कि आने वाले 3 चुनाव में भी बीजेपी का नामो निशान छत्तीसगढ़ में नहीं दिखने वाला है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18। और आइए अब आपको सुनाते हैं छत्तीसगढ़ सरकार को लेकर सरोज पांडे ने आखिर कहा क्या था। मत है कि ये सरकार बहुत जल्दी अपने ही लोगों के बीचों में घिरी हुई है, उनको अपने ही लोगों का समर्थन नहीं है। ये सरकार बिना अपने लोगों की ये कैसे सरकार चलाएंगे, इसलिए मुझे लगता है कि ये सरकार का जीवन भी कोई बहुत लंबा नहीं है, सरकार कम जीवन का है और कितने समय चलेगी ये कहा नहीं जा सकता। अवधेश मिश्रा हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। अवधेश, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की तस्वीर अलग थी लेकिन छत्तीसगढ़ की तस्वीर कमोबेश बहुत अलग है और बड़ी मेजॉरिटी यहां पर कांग्रेस को मिली है। अगर सरोज पांडे ऐसा कोई बयान दे रही हैं उसका आधार क्या है?
देखिए, छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के साथ ही इस बात की चर्चा होने लगी कि सरकार अस्थिर ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने दांवपेच खेले और जिस तरह से बीजेपी की ओर से लगातार ये बयानबाजियां हुई, ऐसा नहीं है कि सरोज पांडे ने कोई पहली बार इस तरह का बयान दिया हो। इससे पहले भी बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने इस तरह की बात की है कि सरकार अस्थिर है, सरकार आने वाले समय में सरकार का जो कार्यकाल है वो पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन ताजा मामला आया है कि सरोज पांडे ने राजनांदगांव की एक बैठक में, बीजेपी की बैठक में सीधे तौर पर कह दिया कि सरकार अपनों से घिरी हुई है, अपनों से निपट नहीं पाएगी और सरकार का जीवन कब तक चलेगा इस बात का कोई अंदेशा नहीं है। हालांकि पीएल पुनिया ने पलटवार करते हुए तमाम बातें कही है कि सरकार के पास एक तिहाई से ज्यादा मेजॉरिटी है, 90 में से 69 की संख्या में इनके पास बहुमत विधायक है। लेकिन इन तमाम चीजों को अगर छोड़ दिया जाए तो जिस तरह से राजनीति में इस तरह से उठापटक देखने को मिल रहा है, चाहे वो गुजरात की बात कर ली जाए, चाहे राजस्थान की बात कर ली जाए, मध्य प्रदेश में सरकार बदल गई और छत्तीसगढ़ में इस बात का अंदेशा, सुगबुगाहट बताने के लिए काफी है कि राजनीति में संख्या बल भले कुछ भी हो, लेकिन अस्थिरता का भाव हमेशा बने रहता है। और यही वजह है कि विपक्ष अभी भी उम्मीद तलाश रहा है कि छत्तीसगढ़ में शायद कोई संभावना बने। लेकिन कांग्रेस की ओर से साफ तौर पे कह दिया गया है कि ऐसा कोई भी गुंजाइश, कोई भी संभावना छत्तीसगढ़ में नहीं बनेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जितने भी कांग्रेस के सदस्य हैं, विधायक हैं, वो सभी एकजुट है, एक छत के नीचे है और कहीं भी ना तो कोई मनभेद है, ना तो कोई मतभेद है। साथ ही साथ कांग्रेस ने पलटवार करते हुए यह भी कहा है कि बीजेपी के नेता 2018 से लेकर 2020 तक केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे और ये सपना 2023 तक वो ऐसे ही देखते रहेंगे और 2023 के बाद जो परिणाम होगा उसके बाद आगे की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल अवधेश, ये दावे, लेकिन सरोज पांडे का ये अगर हम दोबारा जिक्र करें, सरोज पांडे केंद्रीय नेतृत्व, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के भी काफी नजदीक हैं और वो अगर कई बार कुछ बोलती हैं तो कई बार कुछ होता भी है। हो सकता है कि ऊपर कुछ इस तरह का मंथन बीजेपी में चल रहा हो। अब बिल्कुल देखिए, संभव है। जिस तरह से लगातार बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में जिस वक्त 2018 में चुनाव हुए, 3 राज्यों से सीधे तौर पे बीजेपी की हार हुई, सत्ता खिसक गई। एमपी को छोड़ दिया जाए तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अभी भी कांग्रेस की सत्ता बरकरार है, बीजेपी सत्ता से बेदखल है। ऐसे में इस तरह से बयानबाजियां बार बार आना और सरोज पांडे जैसे बड़ी नेतृत्व, ठीक है, ऐसा कहना रहिएगा। मैं आपके पास आ रहा हूं और इस वक्त हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी से और विकास उपाध्याय कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। संजय जी, क्या आधार मिल गया अचानक? इतनी बड़ी मेजॉरिटी को सरोज पांडे कह रहे हैं कि बहुत कुछ बदल जाएगा, कुछ बेस तो होगा साहब अगर इतनी बड़ी बात कही जा रही है, या फिर केवल हवा हवा ये सब? पांडे जी ने इस तरह का कोई वक्तव्य नहीं दिया कि सरकार गिर रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सत्य है कि 1.5 वर्षों के अंदर में कांग्रेस की जो छत्तीसगढ़ की सरकार है या फिर हम कहें कि संगठन है, इसमें अंतर्द्वंद तो बहुत तेज गति से चल रहा है। प्रथम 2 जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी की बात करें, स्वास्थ्य मंत्री जी की बात करें, जो दोनों मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, आज दिशाएं अलग अलग हैं। कोरोना संक्रमण के समय दोनों के वक्तव्य अलग आते हैं। कोई कहता है कि कोरोना संक्रमण समाप्त हो रहा है, कोई कहता है कि नहीं बढ़ रहा है। ये तमाम प्रकार के ऐसे विषय हैं। और कांग्रेस, देखिए मध्य प्रदेश की भी बात है, कांग्रेस अंतर्द्वंद के कारण माधवराव ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच का जो विषय था, इसके कारण से सरकार गिरी और उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के अंदर में भी सुगबुगाहट है और हमने तो केवल एक वक्तव्य दिया, हड़कंप क्यों मच गई कांग्रेस के अंदर में? तो कांग्रेस के तो ये अंतर्द्वंद कहाँ आपको लग रहा है और कहाँ आपको कोई सिंधिया जैसा चेहरा छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा है कांग्रेस के अंदर, संजय जी? देखिए, ऐसा है, आपको शायद जानकारी होगी प्रशांत जी कि जब मुख्यमंत्री पद का चयन हुआ था जी, तो जो राजनीतिक हलकों में जो चर्चाएं थी कि किसी और नाम का विषय हुआ था, फिर जाकर नाम में परिवर्तन हुआ। उसके बाद 2.5 वर्षों की भी चर्चाएं, कई प्रकार की बातें हैं और आज भी तमाम प्रकार की बातें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक परिस्थितियों में कब क्या हो जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। हम नहीं चाहते, हमारी तो शुभकामना है कि सरकार चले, लेकिन अंतर्द्वंद के कारण भी छत्तीसगढ़ की सरकार में भी कहीं खतरा है, उसके लिए बीजेपी कहीं दोषी नहीं। ठीक है, रहिएगा। अब विकास उपाध्याय जी, वाकई इस तरह के अंतर्द्वंद हैं क्या? जो उस दौरान भी ये जो जिसका जिक्र संजय जी कर रहे हैं, सरोज पांडे भी कुछ दावे कर रही हैं और कई बार स्वाभाविक है कि विपक्ष की कोशिशों से नहीं, कई बार जो सरकारें हैं वो अपने अंदर अंतर्द्वंद से भी परेशानी में पड़ जाती हैं। विकास जी। प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास अभी छत्तीसगढ़ के लिए कोई काम बाकी नहीं रह गया, इसीलिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ को लेकर जी बयानबाजी छोड़ दूसरा कोई काम कर नहीं रहे हैं। पूरा देश कोविड-19
इससे पीड़ित है। और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, और हम लोग बहुत संघर्ष करके, कांग्रेस की सरकार 15 साल के संघर्ष के बाद में यहाँ पर बनी है। यहाँ का कार्यकर्ता, यहाँ की लीडरशिप और देश की लीडरशिप इस चीज को बखूबी जानती है कि किस प्रकार से एक परिवार के रूप में हम लोगों ने पूरे संगठन और पूरे पार्टी को लेकर काम किया। तो कहीं कोई ऐसी बातें नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को अब कोई काम नहीं बचा, इसलिए इस प्रकार की बयानबाजी वो लोग करते हैं। ठीक है, आपके लिहाज से बीजेपी के पास कोई काम बचा नहीं है, लेकिन बयानबाजी जरूर छत्तीसगढ़ में भी शुरू हो गई है और इससे कई तरह के कयास जरूर लगाए जा रहे हैं सियासी हलकों में। बहुत शुक्रिया विकास जी हमसे बात करने के लिए। संजय जी आपका भी धन्यवाद। अवधेश। बाद खबर रायपुर से, जहां जोन अध्यक्ष चुनाव के नतीजे 10 जोन में से 8 जोन में कांग्रेस का कब्जा हो गया है। 2 जोन पर बीजेपी उम्मीदवारों को जीत मिली है। रायपुर के सभी 10 निगम जोन के नतीजे आ गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है रायपुर से। दरअसल जोन अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस कहीं आगे निकल गई है। 10 जोन में से 8 जोन कांग्रेस के खाते में गए हैं। 8 जोन पर कांग्रेस ने कब्जा किया है, जबकि 2 जोन पर बीजेपी उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई है। रायपुर के सभी 10 निगम जोन के नतीजे आ गए। खबर बलरामपुर से है। बलरामपुर में हथनी का शव बरामद हुआ है। 1-2 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है। गोपालपुर गांव के जंगल में ये शव बरामद हुआ है। सूरजपुर में 2 दिन में 2 हथनियों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में 3 दिनों में 3 हथनियों की मौत हो चुकी है। तो बलरामपुर से ये खबर है, जहां पर एक हथनी का शव बरामद हुआ है और बताया जा रहा है कि सूरजपुर में 2 दिन में 2 हथनी की मौत हुई है, जबकि छत्तीसगढ़ में 3 दिनों के अंदर 3 हथनियों की मौत हो चुकी है। वजह क्या है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। वन विभाग के जरिए अभी तक कारण नहीं बताए गए हैं क्या वजह इन हथनियों की मौत की, लेकिन 3 दिन के अंदर छत्तीसगढ़ में 3 हथनियों की मौत हो चुकी है। शव बरामद हुआ है बलरामपुर से एक हथनी का। आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल बलरामपुर से एक हथनी का शव बरामद किया गया है और पिछले 2 दिनों में सूरजपुर से ही 2 हथनियों की मौत की खबर आई है, जबकि छत्तीसगढ़ का अगर हम जिक्र करें तो 3 दिनों के अंदर 3 हथनियों की मौत हो चुकी है। दरअसल बड़ा क्षेत्र जो जंगल के तौर पर है और यहाँ पर बड़ी संख्या में हाथियों का प्रवास भी है और उस लिहाज से कई बार ये जो हाथियों के दल हैं शहरों की तरफ भी आ जाते हैं। लेकिन जो अभी खबर है वो ये है कि एक हथनी का शव बरामद हुआ है बलरामपुर से। सूरजपुर में 2 हथनियों की मौत 2 दिनों में हो चुकी है, जबकि 3 दिनों के अंदर छत्तीसगढ़ में 3 हथनियों की मौत हुई है। उपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। उपेश, क्या डिटेल अभी तक निकल कर आई, कैसे इन हथनियों की मौत हुई है, कोई जानकारी अभी तक सामने आई क्या? जी, जिस तरह से बात कर रहे हैं कि हाथी अचानक ये सूरजपुर और बलरामपुर का जो जिला है दोनों लगा हुआ है और ये जो हथनी है वो भी उसी दल की ऐसा बताई जा रही है। जहाँ तक सूरजपुर जिला और बलरामपुर जिला लगा हुआ है, कुछ ही दूर, मतलब कहना चाहिए कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे एक दुखद हादसा हुआ है, जहाँ पर आज बलरामपुर जिले में एक हथनी का शव मिला था और इससे पहले सूरजपुर में 2 हथनी का शव मिला। इससे कि एक वन विभाग अब इस मामले को लेकर पीएम कराने के बाद, पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही हथनी की मौत का खुलासा करने की बात कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बीमारी, कोई साजिश या फिर कोई शिकारी भी हो सकते हैं क्या इसके पीछे? जिस तरह से बात की जाए कि हाथी के बारे में पूछेंगे तो हाथी में जैसे चोट का निशान तो जैसा नहीं पाया गया है, लेकिन अब जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आएगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि हथनी की मौत कैसे हुई है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। उधर सूरजपुर के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के गणेशपुर जंगल में कल मिले हथनी के शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। दरअसल इसी जंगल में 2 दिन पूर्व एक गर्भवती हथनी का शव मिला था।
वहीं कल फिर एक हथिनी का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जहां कल मिले हथिनी के शव का पोस्टमार्टम विभाग के द्वारा नहीं किया गया, वहीं देर शाम तक विशेषज्ञों के आने के बाद पोस्टमार्टम करने का हवाला वन विभाग देता रहा। वहीं कल हाथियों की एक मार्मिक तस्वीर भी सामने आई, जहां मृत हथिनी के पास इसी दल के और हाथियों ने अपना डेरा जमा लिया था और कई घंटों तक मृत हथिनी के शव को घेर कर रखा था। और बड़ी खबर जांजगीर चांपा से, जहां 17 साल की लड़की का विवाह रोका गया है। महिला बाल विकास विभाग ने बाल विवाह को रुकवाया है। नाबालिग लड़की की शादी कराई जा रही थी। अधिकारियों की समझाइश के बाद परिजनों ने विवाह रोक दिया। नवागढ़ थाना क्षेत्र के मेहंदा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो जांजगीर चांपा में 17 साल की एक नाबालिग लड़की का विवाह रुकवाया गया है। आगे बढ़ते हैं और उधर से भूपेश बघेल ने ट्वीट कर स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ एवं राष्ट्रीय राजनीति के पुरोधा, हम सबके अभिभावक एवं पथ प्रदर्शक अमर शहीद स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ला जी की पुण्यतिथि पर हम सब सादर नमन करते हैं। आज जब छत्तीसगढ़ उनके सपनों के अनुरूप नई ऊंचाइयां स्पर्श कर रहा है, उनकी कमी हम सबको बहुत खलती है। और अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि बिलासपुर में स्पेशल यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरू करने के साथ रेलवे ने टिकट बुकिंग करने के लिए भरे जाने वाले आरक्षण फॉर्म में भी बदलाव किया है। इसमें अब लोगों को नाम के साथ गली, मोहल्ले, मकान नंबर, शहर और तहसील की जानकारी देनी होगी। साथ ही जहां वो जा रहे हैं उसकी भी पूरी जानकारी देनी होगी। रेल प्रबंधन ने संक्रमण से बचाव के लिए केवल कंफर्म टिकट वाले यात्री को ही ट्रेन में सफर करने की अनुमति दी है। IRCTC ने ट्रेनों का संचालन करने के साथ ही करंट टिकट की बुकिंग शुरू कर दी है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण को देखते हुए रेलवे रिजर्वेशन टिकट के फॉर्म में बदलाव किया है। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।